सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। तो ये हमारा है पार्ट 4 ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा आज का टॉपिक है केपी। केपी क्या है? यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन टू रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी है। व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट द पार्शियल प्रेशर्स कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन एट अ डेफिनेट टेम्परेचर as the partial pressure of a substance is proportional to its concentration in the gas phase। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारे सब क्या होता है? गैसियस फेज में। ठीक है। अभी मैंने मान के चल रहा हूँ ए बी सी डी सब क्या है? गैसियस फेज में। तो हमारे का पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं तो के पी। जैसे हम के सी लिखते हैं, के सी कैसे लिख देते थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो वैसे ही अब के पी है तो सारे को प्रेशर लिख लिया। ठीक है। प्रेशर लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया? इक्विलिब्रियम फॉर्म में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। तो मैंने एन बाई वी किया। एन बाई वी क्या हो गया? मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? एक्टिव मास। तो एक्टिव मास हो गया इनटू आर टी। ए मैंने इसलिए लिखा है टू रिप्रेजेंट कुछ भी। ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए करना था, माई बैड यहाँ पे। ठीक है। ये कैपिटल ए होगा, ये कैपिटल बी होगा। ठीक है। ये भी कैपिटल सी होगा। ठीक है। तो अब हम कह देंगे इसमें, हम इसमें कर देंगे पुट। तो जैसे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, सी। ठीक है। सी आर टी का पूरा पावर क्या है? सी। आर टी का पूरा पावर सी। ठीक है। सेम आगे भी होगा, डी। ठीक है। अभी एक्टिव मास में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। कि पावर डी और आर टी की पावर डी। ठीक है। फिर इसको डिवाइड में होगा, सेम वापस होगा, ए टू द पावर ऑफ ए। ए टू द पावर ऑफ ए। फिर से वही आर टी की पावर क्या हो जाएगा? ए। शायद यहाँ से अब आपको दिख रहा होगा, आपका जो फॉर्मूला है वो यहीं से आता है। आर टी का पावर ए और बी। ठीक है। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। ठीक है। ये हमको हमेशा याद रखना, जब भी इक्विलिब्रियम लिखते हो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही होता है। कभी फॉर्मूला वार्मूला भूल जाओ तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। बी। अब ध्यान से देखना, ये वाला। ठीक है। ये वाला, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। फिर ये वाला और ये वाला, ये क्या बन रहा है? ये तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन चारों को अगर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा के सी। क्या बनेगा? के सी। और इधर क्या है? के पी। ठीक है। क्या है? के पी। के पी इक्वल टू के सी। फिर क्या आता है? आर टी। ठीक है। आर टी का पावर क्या है? सी प्लस डी। सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो अब ये क्या दिख रहा है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ, एक तरफ सी प्लस डी है मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स, और ए माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो ये क्या बन गया? के पी इक्वल टू के सी आर टी। आर टी। ठीक है। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, के सी इक्विलिब्रियम की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी। एन जी क्या हो गया? नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। एन जी क्या हो जाता है? एन जी हो जाता है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है। डेल्टा एन जी। ठीक है। तो ये होता है आपका रिलेशन, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर, सॉरी। तो आपका रिलेशन ये होता है के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, जहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है? नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस है। जैसे मान लो अब ये वाला रिएक्शन है। ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको एक चीज़ का याद रखना कि सब के सब गैसियस फेज में होंगे। अगर मान लो मैं आपको बोल देता हूँ, जो ये है ना डी पार्ट। ठीक है। चलो मैं कुछ चेंज करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ जो डी वाला है ना वो सॉलिड फेज में। तो सॉलिड का वॉल्यूम बहुत कम होता है और वो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए तो सूटेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम जनरली उसका जो मास ऑफ एक्शन है, जो मास ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन में जो हम उसका एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड या लिक्विड भी,
क्योंकि उनके वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस, तो हम उनके एक्टिव मास को 1 लेते हैं। और ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे भी गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो सॉलिड होगा तो इसमें भी उसका इफेक्ट नहीं आता। तो कुल मिला के अगर सॉलिड और लिक्विड है उसको आप इक्विलिब्रियम के कैलकुलेशन में कभी काउंट ही नहीं करते, मतलब आप 1 लिख दोगे, 1 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पे भी अगर आप उसको 1 ही कर दोगे तो यहाँ से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। चलो मान लीजिए मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था ये वाला, NO2 N2 प्लस O2, ये वाला N2 प्लस O2 प्लस Cl2 गिव्स 2 NaCl। मैं कह रहा हूँ तीनों गैसियस है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc? तो क्या है, सारे गैसियस है तो 1, इसका साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, कितना हो गया, रिएक्टेंट साइड पे 3, प्रोडक्ट साइड पे कितना है 2, सारे के सारे गैसियस फेज में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, Kp, Kc की कुछ वैल्यू रही होगी इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng कितना है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स होता है तो 2 माइनस 3 मतलब कि -1, तो ये हो जाएगा Kp इक्वल टू Kc बाय RT, Kp इक्वल टू Kc बाय RT, ठीक है। ये रिलेशन हो गया। स्पेशल केस कब होगा, व्हेन, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूँ, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर Kp इक्वल टू Kc? तो बहुत ही आसान सा आंसर है, जब हमारा चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल्स ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि Kp का क्या रिलेशन है Kc के साथ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपको समझ में आएगा Kp और Kc का क्या रिलेशन है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।